हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पेपर आया था, उसी क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जिसमें हमने आपको हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में डिटेल में समझाया था। इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी पेपर का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले विनिमय दर निर्धारण के निम्नलिखित सिद्धांतों की आलोचनात्मक रूप से समझाइए। यानी कि यहां पर आपको यह याद रखना है, जब भी कोई बात में आलोचनात्मक वर्ड बोल दे, ठीक है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है। इसका मतलब आपको थ्योरी तो समझानी है, साथ में उसकी जो आलोचना है वो भी आपको बतानी है। तो अगर आप आलोचना नहीं बताओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर 2 थ्योरी पे डिस्कस किया गया है। एक तो पोर्टफोलियो संतुलन अवधारणा, या इसको आप पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी भी बोल सकते हो इसको। दूसरा है विनिमय का भुगतान संतुलन सिद्धांत, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्रोच ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दोनों वीडियो जो है वो आपको हमने ऑलरेडी करवाई हुई है। तो आपको ये हमारे कोर्स है बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, जो कि हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो यूनिट नंबर 6 है, उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा जो कि इस पूरे की पूरी थ्योरी को विनिमय दर में ये टॉपिक मिल जाएगा। यानी कि आप जब बीपीएससी का पार्ट 1 में जाओगे, वहाँ पर आपको यूनिट नंबर 6 के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। और विनिमय दर चैप्टर का नाम है, उसमें हमने ये दोनों की दोनों वीडियो ऑलरेडी करवाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक समरी टाइप में बता दूंगा क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको आखिरकार इसका आंसर क्या है। डिटेल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमने डाली हुई है। तो देखिए, सबसे पहले वो बोल रहा है पोर्टफोलियो संतुलन अवधारणा। पोर्टफोलियो संतुलन अवधारणा क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये थ्योरी ये मान के चलती है कि जो भी हमारी वेल्थ है वो 3 फॉर्मेट में रखी जाती है। पहली तो है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि करेंसी के रूप में, यानी कि जो पैसा हम अपने पास रखते हैं एज अ वेल्थ, उसके रूप में, जिसको कि हम एम बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके की करेंसी है। दूसरा है डी, यानी कि ये बॉन्ड है जो घरेलू बॉन्ड के रूप में हम रखते हैं। तीसरा है हमारा आरएफ, यानी कि ये फॉरेन बॉन्ड के रूप में रखते हैं। तो ये आपको समझाना है। फिर आपको ये एक्चुअली ये थ्योरी, देखिए डिटेल तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कराई हुई है, बार बार मैं रिपीट क्यों करूंगा। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि ये थ्योरी में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है, जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरता है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गया, इसलिए जो आर है वो मोर देन हो जाएगा R1 से, सॉरी लेस देन हो जाएगा R1 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो पोर्टफोलियो बना रखा है, उसमें से जो डी का पैसा निकल के RF में चला जाएगा। यानी कि जो है RF, यानी कि विदेशी बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। विदेशी बॉन्ड की डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो डोमेस्टिक बॉन्ड है उनकी डिमांड घटेगी। यही आपको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी में। और क्योंकि विदेशी बॉन्ड की डिमांड घट चुकी है और घरेलू बॉन्ड की डिमांड घट चुकी है, विदेशी डिमांड की बॉन्ड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो करेंसी का डिवैल्यूएशन होगा, डिवैल्यूएशन नहीं, डेप्रिसिएशन होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, सी लिख दिया है हमने करेंसी डेप्रिसिएशन को। यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरेगी, और जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। इंपोर्ट, ये इंपोर्ट अलग है, ये मैं छोटा एम लिख देता हूँ, इंपोर्ट जो है वो घटेगा, ठीक है जी, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में चला जाएगा। और सरप्लस में जाने के बाद, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो चुका है, फिर से जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट करेगी, और एक बार फिर से पुरानी स्थिति वापस आ जाएगी। यानी कि जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो एक तरीके का ओवररूड हो जाएगा, और ओवररूड होने की वजह से आप कह सकते हो कि फिर से एक बार जो आर है वो बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों पूरी की पूरी थ्योरी है। इसके बारे में इसकी आलोचना भी हमने वीडियो के माध्यम से कराई हुई है। तो आपको ये सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। यानी कि कंसेप्चुअली आपको, देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता पेपर देने वाला, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2.5 पेज का आंसर लिखना होता है। 25-50, क्योंकि 50 नंबर है, ठीक है, और 4, 4.5, 5 पेज का आंसर है, तो आराम से ये कोई पेज 2 या 2.5 में हो सकता है। इसके अलावा इक्वेशन वाइज भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। हमने वीडियो में इक्वेशन भी बनाई हुई है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से दे पाओगे।
और हम दूसरा क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि है विनिमय दर का भुगतान संतुलन सिद्धांत। तो बच्चों ये भी हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें क्या क्या बनाना है। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर आपको थ्योरिकली समझाना है और डायग्राम भी आपको जरूर बताना है, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आप इसको समझा नहीं पाओगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूँ कि विनिमय का भुगतान संतुलन सिद्धांत क्या बताता है हमें। मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये विदेशी मुद्रा की मांग है, ठीक है, याद रखिएगा ये विदेशी मुद्रा की मांग है और ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति है। तो संतुलित विनिमय दर है, मान लीजिए आर है और इतनी हमारी क्वांटिटी है। यहां पे लिख देते हैं विदेशी मुद्रा की मात्रा और यहां पे लिख देते हैं बच्चों विनिमय दर, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए विनिमय दर R1 हो जाती है, तो इस स्थिति में आप देखोगे, मान लीजिए इस स्थिति में $1 जो है वो 50 रुपए के बराबर है। अब यहां पे ये डिनोट हो रहा है कि अब $1 जो है वो 60 रुपए के बराबर हो चुका है। यानी कि इस स्थिति में किसी वजह से मान लीजिए विनिमय दर $1.60 हो जाती है, तो आप देखोगे कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। इसलिए यहां पर पहुंचने के बाद जो घरेलू करेंसी है उसके मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है जी। यानी कि इस स्थिति में क्योंकि इस स्थिति में आप देखिए ना, पहले यहां से लेके यहां तक तो घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हुआ। अब इस स्थिति में क्या होगा, बीओपी सरप्लस होगा, और क्योंकि बीओपी सरप्लस हुआ है इसलिए घरेलू करेंसी के मूल्य में वृद्धि होगी और फिर से ये $1 इक्वल टू 50 रुपीज पर आ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर आने के बाद हमारा जो निर्यात है वो बढ़ेगा, आयात घटेगा, जिसकी वजह से बीओपी में सरप्लस हो गया। और एक बार बीओपी में सरप्लस हो गया तो घरेलू मुद्रा की मूल्य में क्या मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे पुनः निर्यात में कमी आएगी और आयात में वृद्धि होगी। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि फिर से ये संतुलन स्थापित ना हो जाए। यही बात आप नीचे घटा के कर सकते हो। जब आप इसे एक्सप्लेन करना शुरू करोगे बच्चों तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप थ्योरिकली पहले इस डिटेल बताओगे, फिर डायग्राम को भी एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें बच्चों आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आपको करना है। तो हालांकि हम आलोचनात्मक मूल्यांकन हम एक अलग से वीडियो मतलब जो हमने ये वाली थ्योरी बनाई थी तब हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया था, लेकिन अब हम आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका करा देते हैं। और इस पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करके आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर आप इसका करते हो तो मुझे यकीन है कि आप इसमें से पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो बात करें अगर हम विनिमय के भुगतान संतुलन सिद्धांत की आलोचनाओं की, तो इसकी कुछ पॉइंट्स पर हम आलोचना कर सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त व्यापार की मान्यता। तो बच्चों जब हम भुगतान संतुलन पढ़ते हैं तो देखिए इस तरीके से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर हमने लिख लिया है डिमांड, ये विदेशी मुद्रा की मांग है, ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति है, और ये विनिमय दर है R। तो हम ये मान के चलते हैं कि विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव होते रहेंगे। कभी विनिमय दर ऊपर हो गई तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगी, और अगर नीचे हो जाती है तो वो भुगतान से इसकी वजह से ऊपर आ जाएगी। यानी कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार की मान्यता को लेकर चलती है। यानी कि व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे देश करेंसी के मुक्त प्रवाह पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे होते हैं, इसलिए ये कह देना कि विनिमय दर में निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है, ये गलत अप्रोच है। दूसरा बच्चों कीमत स्तर का प्रभाव, यानी कि इसमें कहीं पे भी देखिए विनिमय दर में परिवर्तन होने से डिमांड सप्लाई में चेंज हो रहा है, ये तो डिस्कस किया गया है, लेकिन घरेलू कीमतों में परिवर्तन से या विदेशी कीमतों में परिवर्तन से विनिमय दर किस तरीके से प्रभावित होगी, इस बारे में कहीं पे भी कोई चर्चा पूरी की पूरी थ्योरी में नहीं की गई है। इसके अलावा जो करेंसी का मूल्य है, यानी कि जो बेसिक करेंसी की वैल्यू है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि $1 जो है उसका मूल्य कितना है, कितना रुपए का मूल्य है उसका, इस बारे में बच्चों चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन हुई, इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है इस पूरी की पूरी थ्योरी में। और पूर्व निर्धारित विनिमय दर, जैसे इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि विनिमय दर R0 है, तो R0 किस तरीके से निर्धारित हुआ, ये विनिमय दर कैसे आई, इसके बारे में कहीं पे भी कोई चर्चा
इस पूरी की पूरी थ्योरी में नहीं की गई है। बस इसमें कहा गया है कि जहाँ विनिमय दर की मांग और पूर्ति बराबर है वहाँ पर विनिमय दर होगी। लेकिन ये धारणा भी गलत है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर हैं वहाँ पर वास्तविक विनिमय दर नहीं होती है। विनिमय दर में परिवर्तन और भी कई कारणों से होते हैं, जिसके बारे में इस पूरी की पूरी थ्योरी में चर्चा नहीं की गई है बच्चों। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी की आलोचना है जो आपको लर्न करनी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इन 2 क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा और आप जरूर इनका कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ठीक तरीके से इसे एक्सप्लेन करोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। आप पेपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखने की जो कला है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम नोट्स भी आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नोट्स में कई की पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर लिखने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आपको अगर हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके की वीडियो आगे पसंद आ रही है तो हम आगे बनाएंगे, नहीं पसंद आएंगे तो बच्चों नहीं बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।